हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग और सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम फिर से आप सभी लोगों के लिए लेकर आ चुके हैं एक कैप्सूल क्लास, जिसमें आज हम फिर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 12 के रसायन विज्ञान की 7 महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं सभी से कहना चाहता हूं जो बच्चे नए हैं, देखो ये कैप्सूल क्लास सुबह में 6 बजे डेली आपको दी जाती है। इसका मेन उद्देश्य है कि आपकी तैयारी 90+ तक लेके जाना, और इसमें हम आपकी डेली 7 क्वेश्चन, 5 से 7 क्वेश्चन डेली डिस्कस करते हैं। अगर आप डेली 7 क्वेश्चन मेरे साथ इस क्लास के जरिए तैयार कर लेते हो तो आपका एक दिन में 7 क्वेश्चन तैयार हो रहा है तो 30 दिन में 210 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। 4-5 महीने कर लोगे 1000+ क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। 800-1000 क्वेश्चन तैयार होने के बाद ना एक भी क्वेश्चन इसके बाहर आपकी एग्जाम में नहीं जाने वाले, तैयार ही नहीं होंगे, पूरा याद हो जाएंगे। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और हाँ, जो रेगुलर बच्चे डेली क्लास को ले रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में प्रेजेंट सर लिख देना, और साथ में जो बच्चे आज नए जुड़े हैं वो लोग भी आज से क्लास को डेली करने की कोशिश करना। सुबह में 6 बजे डेली ये क्लास होती है, ठीक है। और एक बहुत ही बेहतरीन सी लाइन कही जाती है, उड़ान तो भरना है चाहे कई बार गिरना पड़े, सपनों को पूरा करना है चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। बहुत ही अच्छी लाइन है आप सभी लोगों के लिए इस गर्मी के समय में। मन तो करता है अंदर से न पढ़ो, बंद करके छोड़ो जाने दो, लेकिन अंतिम में वही आगे बढ़ेगा, वही सक्सेसफुल होगा जो इस मन को यानी अपने आप को दबाकर काम करेगा, पढ़ाई करेगा। मन करता है थोड़ा सा और सो लेते हैं सुबह में 4 बजे 5 बजे के बाद, लेकिन जिंदगी में वही आगे बढ़ेगा जो मन की बात न सुनते हुए उठेगा और अपने काम पे लग जाएगा, अपने पढ़ाई पे लग जाएगा। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिंदगी में कई बार काफी लोगों से लड़ना पड़ता है, चाहे खुद से हो चाहे घर वालों से हो। कई बार ऐसी भी कंडीशन आ जाती है, घर वाले कहते हैं पढ़ाई मत करो, और काफी लोगों के साथ ऐसा भी होगा, बताना कमेंट बॉक्स में। घर वाले कहेंगे पढ़ाई मत करो, छोड़ दो पढ़ाई, जाओ कमाओ खाओ, लेकिन वही जगह आपकी परीक्षा होती है। अगर आप उस समय उस विपरीत परिस्थिति में अपने आप को बिना विचलित किए अपने लक्ष्य की ओर एकाग्रचित होकर पड़े रहते हैं, अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहते हैं, अपने घर वालों को मना जना कर, घर वालों से लड़ झगड़ कर अपने लक्ष्य के लिए मेहनत करते रहते हैं, तो इतिहास गवाह है आपकी मेहनत का फल आपको जरूर मिलता है। और आप ही पहले नहीं हो, इससे पहले काफी लोग अपने घर वालों से लड़कर पढ़े हैं। इसके पहले काफी लोग अपने घर वालों तो छोड़ो अपने आप से लड़कर पढ़े। अरे बहुत सारे लोगों को आप लोग देखे होंगे, उनके पैर तक नहीं होता, फिर भी वो मेहनत करते हैं और अपने लक्ष्य पर सफलता प्राप्त करते हैं। आपको तो भगवान ने सब कुछ दिया है, आप क्यों पीछे हो? उठो, जागो और लड़ो, मेहनत करो जब तक कि आपको प्राप्त नहीं होता अपनी सब। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं इसी लाइनों के साथ में। और हाँ, उन बच्चों के लिए मैं बताना चाहता हूं, अगर आप अभी तक बोर्ड एग्जाम की तैयारी की शुरुआत नहीं की है तो हमारी पूरी टीम आपकी तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा रही है। आप सभी लोग शिखर 2.0 बैच को ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप पर क्लासेस चल रही हैं। कुछ लोगों के दिमाग में आएगा सर अभी से क्लास करेंगे तो कब तक कंप्लीट होगा? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग आपको डेली 1-1 घंटे पढ़ा रहे हैं, तो 10 घंटे की आपकी क्लासेस चल रही है। 4 घंटे अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं तो इस बैच को ज्वाइन करिएगा। 14 घंटे आपकी मेहनत कराई जा रही है। देखो इसमें आपको पूरा याद करा दिया जा रहा है, अपने से आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको दे दिया जा रहा है। इसमें आपको हर एक चीज आपको कंप्लीट करा दिया जाए। देखो इसमें क्या क्या होगा, डेली लाइव क्लास होगी, लाइव डाउट क्लास चल रही है, क्लास नोट्स का पीडीएफ दिया जाता है ताकि आप अगर क्लास में नहीं लिख पाए तो बाद में अपने से लिख लें। ऑनलाइन वीकली टेस्ट हर एक शनिवार को होती है ताकि आपकी तैयारी बेस्ट हो सके। स्टडी मटेरियल में आपको बुकलेट दिया जाता है ताकि अलग से बुक लेना की जरूरत न पड़े, बस जो मिले उसे अच्छा से पढ़ाई कर लो। कंप्लीट सिलेबस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर आपको इसमें सॉल्व कराए। अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर ये नंबर है 930 577 1375, इस नंबर पे कॉल करके भी आप जानकारी ले सकते हैं, अपनी तैयारी को अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे अभी तक बोर्ड परीक्षा की तैयारी की शुरुआत नहीं किए, आप सभी लोग जुड़ जाइए, लेट मत करिए, क्योंकि इसमें भी क्लासेस चल रही हैं। अगर लेट करेंगे तो वही पुराना हाल होगा, बैकलॉग ज्यादा हो जाए। और हाँ, इसमें आपको चैप्टर 1 से पूरा पढ़ाया जा रहा है, तो बैकलॉग होने की कोई चांसेस नहीं। एक चैप्टर अगर आगे गया होगा तो वो बैकलॉग होगा, उसका टेंशन नहीं है।
इसके साथ में आपको एक और बैच दिया जाएगा जिसमें पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया गया है, तो उसमें भी आप पर जुड़कर मतलब लमसम पूरा करा दिया, थोड़ा बड़ा बाकी वो भी हो जाएगा 10-20 दिनों में, ठीक है। तो उसमें जुड़ दोनों बैच का फायदा उठा के अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन से बेहतरीन आप कर सकते हैं। खैर चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं डेली आपको बताता हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे डेली जानते हैं, उनको जानकारी नहीं होती, क्योंकि जब जानकारी नहीं होती बेचारे बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि हम लोग वैसे एडिटिंग वाला है, वीडियो वगैरह नहीं चलाते हैं ना, एड नहीं लगाते हैं ना, गांव के बच्चे हैं, बता के ही जानेंगे, ठीक है। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि प्रथम कोटि की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। देखिए प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है। देखो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, वह अपक्रिया जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पे, जिसका वेग अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करे, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। परिभाषा लिखना सभी लोग, क्या होती है, वह अभिक्रिया, आप लोग भी लिखना, वह अभिक्रिया जिसका वेग है ना, वेग अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करे, एक अणु के सांद्रता पर निर्भर करता है, क्या कहलाता है, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है, कोटि की अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पर निर्भर करे, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहलाती है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कंडीशन क्या होती है घर गांव में कि एक लोग कमाने वाले होते हैं, अब पूरे घर के सभी लोग उन्हीं एक के ऊपर डिपेंड करते हैं, तो वो भी एक तरह से प्रथम कोटि की अपक्रिया का एग्जांपल हो गया ना। कमाने वाला एक, खाने वाला 1000, एक अनार 100 बीमार, इसलिए भी कहा जाता है, तो प्रथम कोटि की अपक्रिया का एक कहानी हो गई। यानी वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करे, उसे प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण की बात करें, उदाहरण की बात करें प्रथम कोटि की अपक्रिया की, तो एग्जांपल कमेंट बॉक्स में कमेंट करना सभी लोग। हालांकि मैं बता देता हूं, शक्कर सुक्रोज जिसे कहा जाता है, स्वीटेल H22O11 प्लस H2O। क्यों भाई शिखर बैच 1 वाले, क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा ना। आपको मैंने बताया था रात, आजकल शाम को रिएक्शन यही ना, C6H12O6 प्लस C6H12O6, ये ग्लूकोज बनता है, ठीक है। इसमें देखो क्या होता है, दो अणु तो दिखाई दे रहे हैं, एक अणु ये, दूसरा अणु ये, देखो ये दो अणु दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसकी सांद्रता जो है केवल एक अणु के, इसका वेग जो है केवल एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है, इसलिए इसकी कोटि एक होती है। एक बात ध्यान रखना आप लोग, इसको एक और नाम दिया जाता है, एक आणविक आभासी आणविक अपक्रिया कहा जाता है। इसके बारे में आगे हम लोग एक क्वेश्चन लिए उसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रथम कोटि की अपक्रिया क्या होती है, वे अभिक्रिया जिसका वेग केवल एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करे, अभिकारक के केवल एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करे, उसे कहते हैं प्रथम कोटि की अपक्रिया। वह अपक्रिया जिसका वेग अभिकारक के एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करे, उसे क्या कहते हैं, प्रथम कोटि की अपक्रिया कहते हैं। याद हुआ कि नहीं बात मेरी, बताओ बताओ याद हुआ कि नहीं, बोलो बताओ, याद हुआ कि नहीं। प्रथम कोटि की अपक्रिया किसे कहते हैं ना, प्रथम कोटि की अपक्रिया में एक अणु की सांद्रता पे निर्भर करता है। प्रथम कोटि की अपक्रिया का जो वेग स्थिरांक का समीकरण होता है ना, प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण क्या होता है, लिख लो, याद कर लो। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, बताओ। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का समीकरण क्या होता है, हाँ? समीकरण वेग स्थिरांक k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग लॉग a अपॉन a माइनस x, ये होता है।
जहां पे ये क्या होता है, ये आपकी होता है जो प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता होता है, और a माइनस एक्स जो होता है ये शेष सांद्रता, a माइनस एक्स जो होता है शेष सांद्रता होता है। यह आपकी प्रथम कोटि की अपक्रिया का पूरी कहानी हो गई। एक चीज और, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल, प्रथम, ये भी याद कर लो, है ना। बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ये मैं आपके लिए दे रहा हूं, कोटि के अभिक्रिया का अर्ध आयु काल, अर्ध आयु काल, प्रथम कोटि की अपक्रिया का अर्ध आयु काल। यह आपके लिए होमवर्क है, इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट, ये आपके लिए होमवर्क है, इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कुछ आपका भी काम है ना। चलो नेक्स्ट रिएक्शन है कि रासायनिक अपक्रिया का वेग दिया गया, इसका कोटि बताना है। बहुत आसान है, किसी भी रासायनिक अपक्रिया का अगर वेग दिया हो, वेग दिया आपके सामने, वेग इज इक्वल टू के ए के पावर 1/2 और बी के पावर 1/2, यह अपक्रिया की कोटि है, अपक्रिया का वेग दिया हुआ है। इसकी कोटि ज्ञात करना तो बहुत आसान होता है। ये जो घातांक देख रहे हो ना, ये घातांक, यही इसी का योग ही कोटि कहलाता है। इसकी कोटि क्या हो जाएगी, कोटि ज्ञात करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 दोनों जोड़ दो, 1 आ जाएगा। ये इसकी कोटि क्या आ जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी ये प्रथम कोटि की अपक्रिया है। इस तरीके से आपको कोटि ज्ञात करना होता है ना। तो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में अगर ऐसा दे तो इसके घातांकों को जोड़ दो, वो आपकी अपक्रिया की कोटि होती है। मैंने आपको सिखा दिया, भविष्य में काम देगा। आभासी एकाण्विक अपक्रिया किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने सोचा कि कोटि ले रहे हैं तो कोटि से संबंधित, है ना, काफी सारी चीजें आपको समझ मतलब करवा देते हैं कवर, ठीक है। आभासी एकाण्विक अपक्रिया किसे कहते हैं, बताओ, किसी को आता है? है ना, ठीक है, ठीक है। देखो आभासी एकाण्विक अपक्रिया क्या होती है, ध्यान देना यहाँ पे, वह अपक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि क्या हो, कोटि 1 हो परंतु जिसकी कोटि 1 हो परंतु आणविकता, परंतु जो आणविकता होती है, परंतु जो आणविकता होती है ना, 1 से अधिक हो, क्या हो, अधिक हो, उसे क्या कहते हैं, उसे आभासी एकाण्विक आभासी एकाण्विक अभिक्रिया आभासी एकाण्विक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए जो यहाँ पे आपने कोटि की परिभाषा लिखा था, क्या, C12H22O11, जो आपने लिखा था, इसका अगर H2O के साथ क्रिया कराते हो तो ये क्या बनाता है, ग्लूकोज C6H12O6 दो बनाएगा, ठीक है, C6H12O6 ये दो बनाता है। तो ये जो अपक्रिया है, इसकी आणविकता देखोगे तो एक यह अणु भाग ले रहा है, एक यह अणु भाग रहा है, इसकी आणविकता 2 है, लेकिन इसकी कोटि जो होती है ना 1 होती है। तो इसे हम लोग आभासी एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं, इसे आभासी एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई, इसे क्या कहते हैं, इसे आभासी एकाण्विक अपक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई, बताओ, है ना, ये बात समझ में आई। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाता है। नेक्स्ट रिएक्शन मैंने 2 रिएक्शन भी लेकर आया हूं आप लोगों के लिए, जरा बताना कमेंट बॉक्स में जिसको भी ये रिएक्शन आ रहा है, क्या होता है राइमंड टीमान अपक्रिया, बताओ क्या होता है राइमंड टीमान अपक्रिया, राइमंड टीमान अभिक्रिया क्या होता है, बताओ, राइमंड टीमान अपक्रिया किसे कहते हैं, बोलो बोलो, कुछ आइडिया है आप लोगों का, बताओ। है ना, बताओ, देखो जब क्या होता है, जब फिनाल
जब फिनाल को क्या करना हो, क्लोरोफॉर्म, जब फिनाल को, फिनाल ऐसे नहीं, फिनाल ऐसे नहीं, फिनाल को क्लोरोफॉर्म, देखो एक एक करके याद करोगे पूरा याद हो जाएगा। क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलिक क्यूएच, तथा एल्कोहली KOH के, तथा एल्कोहली KOH के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है, एल्कोहलिक KOH के मिश्रण के साथ गर्म किया जाता है तो सैलिसिलिडिहाइड, कैसे लिखा जाएगा, तो क्या बनाता है, बताओ क्या बनाएगा, सैलिसिलिडिहाइड, सैलिसिलिडिहाइड बनाता है ना। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, इस अभिक्रिया को राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं, इस अभिक्रिया को राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। बहुत आसान अभिक्रिया है। देखो ये फिनाल है, इस फिनाल को, ये जो फिनाल है, इस फिनाल की अभिक्रिया 3KOH प्लस CHCl3 क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में अगर हम कराते हैं तो 3, तो क्या बनाता है, देखो यहाँ पे OH और यहाँ पे C, इस तरह से जुड़ जाला, इसे क्या कहा जाता है, सैलिसिलिडिहाइड कहा जाता है। प्लस में यहाँ पे 3KCl बनाता है, प्लस में क्या बनाएगा, H2O बनाता है ना, प्लस में क्या बनाता है, H2O बनाता है ना, 3H2O बनाता है। ये आपकी क्या अभिक्रिया है, राइमन टीमान अभिक्रिया है। याद कर लो, पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब फिनाल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति में कराया जाए तो सैलिसिलिडिहाइड प्राप्त होता है। इसे हम लोग, इस अभिक्रिया को राइमन टीमान अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हमारे एप्लीकेशन वाले बच्चे पढ़ चुके हैं, तो बताओ कार्बिल एमीन अभिक्रिया कौन देता है, बोलो बताओ। देखो इसमें भी वही सेम अभिक्रिया होता है। देखो मैंने इसको क्यों लिया, देखो कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो इसलिए मैंने आज आपको ये दोनों करवाया, चाहे कार्बिल एमीन अभिक्रिया हो चाहे राइमन टीमान अभिक्रिया, इन दोनों में ये CH3OH और CHCl3 दोनों समान होता है। सही बता रहे हैं। देखो इसमें क्या होता है, देखो तो इसका मैं रिएक्शन पढ़ ले रहा हूं। देखो इसमें क्या होता है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में प्राथमिक एमीन लेते हैं CH3NH2, ये प्राथमिक एमीन है, केवल प्राथमिक एमीन के साथ अभिक्रिया करता है। क्रिया कराने वाला दोनों सेम होता है। क्या होता है यहाँ पे 3KOH एल्कोहलिक KOH प्लस में CHCl3, ये दोनों सेम होता है, ये दोनों क्या होता है, सेम होता है, इसके साथ क्रिया करता है। तो यहाँ पे क्या बनाता है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देना, ये आइसोसाइनेट बनाता है। यहाँ पे क्या बनाएगा, CH3NC आइसोसाइनाइड बनाएगा, साथ में 3KCl प्लस में 3H2O। मैंने कितना सोच समझ के आप लोगों के लिए रिएक्शन लेकर आया था, बता। दोनों में एक रिएक्शन सेम होता है, बस यहाँ पे सैलिसिलिडिहाइड बनता है कब, जब यहाँ पे फिनाल होता है तब। जब यहाँ पे फिनाल होता है तो सैलिसिलिडिहाइड बनता है, अगर फिनाल नहीं होता है तो क्या बनेगा बताओ। तो अगर फिनाल नहीं होता है तो आपका आइसोसाइनेट, ये इसका गंध बहुत बेकार होता है, दुर्गंध युक्त होता है। और ये जो कार्बिल एमीन अभिक्रिया है ये प्राथमिक एमीन से ही केवल क्रिया करता है, द्वितीयक तृतीयक एमीन से क्रिया नहीं करता है। इसलिए कार्बिल एमीन अभिक्रिया द्वारा प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक एमीन में अंतर करने के काम में किया जाता है। अगर मान लो आप यहाँ पे इस तरह से, यह आपका है, ये एनिलीन है, NH2 एनिलीन है, इसकी क्रिया अगर हम इसके साथ कराएं 3KOH प्लस में CHCl3 की उपस्थिति में कराएं तो क्या हो जाएगा बताओ। कुछ नहीं बाबू, बस वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे
NC जुड़ जाएगा, NC जुड़ जाएगा, प्लस में 3KCl प्लस में 3H2। इसका स्टेटमेंट आप लोगों के लिए मैं होमवर्क दे रहा हूं लिखने के लिए, खुद से लिखना, बहुत आसान है लिखने के लिए। कैसे लिखोगे बताओ? जब प्राथमिक एमीन की क्रिया एल्कोहलिक KOH तथा क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में कराया जाता है तो दुर्गंध युक्त आइसोसाइनेट देता है, आइसोसाइनेट देता है जिसका गंध बहुत गंदा सा होता है, देता है। इस अपक्रिया द्वारा हम लोग क्या करते हैं? प्राथमिक एमीन का परीक्षण करते हैं। ये पूरा स्टेटमेंट मैंने जो बोला कमेंट बॉक्स में सुन के ही लिखना, लेकिन लिख देना ताकि हमेशा के लिए दिमाग में सेट हो जाए। और ये दोनों रिएक्शन आपको साथ में ही याद करना है क्योंकि दोनों रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। हालांकि ये एल्डिहाइड वाले चैप्टर में पढ़ाया होगा, ये एमीन वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, लेकिन दोनों रिएक्शन देखोगे तो उत्क्रियात्मक समूह एक है। बहुत मेहनत लगती है बाबू इतना कमांड पाने में केमिस्ट्री पे, ठीक है, इतना मतलब पकड़ के साथ में आपको पढ़ाने में, ताकि आपको बस बना बनाया मिल जाए कि दोनों में ये क्लोरोफॉर्म, दोनों में सेम रिएक्शन होगा, सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्शन होगा, ये सब सेम होगा, बस उत्पाद अलग अलग बनेगा। इसमें ये बनेगा आइसोसाइनेट बनेगा और इसमें सेल्सिल्डिहाइड बनेगा, है ना? बताओ समझ में आ गया सभी को? बोलो, है ना? तो अब देखो कुछ होमवर्क की बात कर लेते हैं। SN1 और SN2 अपक्रिया में अंतर, यह आपको होमवर्क के रूप में करना है। और साथ में क्वथनांग में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? क्वथनांग में उन्नयन तथा विलय के अणुभार के मध्य संबंध, ये लॉन्ग क्वेश्चन जो कि आपको होमवर्क के रूप में करना है। और हाँ, अब मैं एक सोच रहा हूं आप लोगों के लिए कुछ काम किया जाए। काम करने का सिस्टम ये रहेगा कि इसका जो ये डेली क्लास है ना, डेली क्लास का जो PDF है, कुछ लोग बच्चे कह रहे थे सर PDF मिल जाए तो बढ़िया है, तो इसका मैं प्लानिंग कर रहा हूं कि आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दिया करूं, क्योंकि ऐप पे दूंगा तो वहां पे कचरा ज्यादा हो जाएगा, मजा नहीं देगा, ठीक है। इसलिए टेलीग्राम चैनल पे डेली क्लास का PDF दे दिया करूं। इससे क्या होगा, आप लोग और लेजी बन जाओगे, और कम पढ़ना लिखना होगा, PDF देखोगे कुछ याद नहीं रहेगा और परसेंटेज खराब हो जाएगा, है ना? ऐसा ही कुछ होगा, ठीक है। नहीं बाबू PDF के चक्कर मत पड़ो, पढ़ाई करो, थोड़ा ध्यान से लिखा करो, लिख लिया करो आप लोग, ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, ठीक है। खैर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कहोगे तो मैं दे दूंगा PDF, लेकिन फायदा नहीं करेगा, आपको नुकसान करेगा। ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे भेजना है तो इस नंबर पे 930 577 1375 इस नंबर के टेलीग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पर लिखकर इसका आंसर बढ़िया से भेज देना। मैं तो नहीं देखूंगा, लेकिन मेरी टीम में से कोई ना कोई आपका आंसर जरूर देखेगा, ठीक है। और डेली लगातार भेजते रहना, ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन का, ठीक है, इसका और इसका आंसर, ठीक है, और इसका भी, ये भी आंसर, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती। और हाँ, जो नए बच्चे हैं अभी तक क्लास को ज्वाइन नहीं किए, बाबू ज्वाइन कर लो क्लास को, अभी समय है कि आप पढ़कर 90+% ला सकते हो। समय का सदुपयोग करो और ज्वाइन करके अपनी तैयारी को और आगे कंटिन्यू करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय मां सरस्वती।